तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आगे क्या किया मैंने। अब हम यहाँ से लगा कर लगभग 32 पेज तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो देखो क्या देखना है, यहाँ कुछ खास बताया नहीं गया। एक चिंतन इसरा जो थांड के द्वारा दिया गया, इसमें 500 बताएंगे। 400 में जैसे समस्या उपस्थित होती है, उसके बाद हम समाधानों का निर्माण करते हैं, उपकल्पना कहते हैं समाधानों को, फिर उस पर चिंतन मनन करते हैं, उसको चेक करते हैं सही एक नहीं, ठीक है। तो बेसिक बात बताइए, इन्होंने क्या अंतर बताया, ध्यान रखेंगे। देखो ये स्मृति है, बोध, चंद्र 1800 पढ़ लेते। विचारहीन है, विचार मुक्त है, ज्ञानात्मक बोधात्मक प्रयोगात्मक विश्लेषण, ये उद्देश्य होते हैं ना, विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। उसके बाद तथ्यात्मक व्याख्यात्मक चिंतन से भरपूर होता है पाठ्य वस्तु, और यहाँ कक्षा का होता है, निष्क्रिय होता है, आलोचना विवाद वाला होता है, अधिगम कैसा होता है, उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा और पुनर्वन अंतरिष्ट द्वारा, और आत्मनिष्ठ अधिगम होता है। और अधिगम संरचना कैसी होती है, श्रृंखला संकेत श्रृंखला संबंध विभेद प्रत्याय समस्या युक्तियां व्याख्यान आदि प्रश्नोत्तर वाद विवाद अभिप्रेरणाएं बाह्य और बाह्य आंतरिक होती है। और बुद्धि यहाँ पे बुद्धि है प्रत्यक्ष और सृजनात्मक क्षमता। और परीक्षण कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक होता है। और फिर अपने ज्ञानात्मक भावनात्मक और मनोविज्ञात्मक शिक्षण के उद्देश्य बताएंगे। और फिर अपने ब्लूम महोदय के द्वारा ये कुछ उद्देश्य बताएंगे, सीखने के ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, इनमें डिटेल बताएगी, लेकिन वो इतनी जरूरी नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा क्रियात्मक पक्ष पर निगाह डालेंगे। क्रियात्मक पक्ष में क्या कहता है, सहज क्रियात्मक अंग संचालन आता है, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यता था, प्रत्यक्ष योग्यता, तो कौतूहल अंग संचालन, सांकेतिक संप्रेषण आ जाता है। बेसिक इनमें कुछ बातें भी बताई जाती है कि सहज क्रियाओं में कौन सी, जो आंखें झपकाना ये सब आ जाता है। और आधारभूत क्रियाओं में कौन से, जैसे उछलना कूदना। आधारभूत में मतलब कि हम जानबूझ के करते हो। और शारीरिक योग्यता में क्या आ जाता है, हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ताकि हम काम, हमारा डेली रूटीन का चलने फिरने काम अच्छे से कर सके, वो सारी आती है। प्रत्यक्षीकरण में जैसे कि हमारे हाथ और आंखों का कोऑर्डिनेशन हो पाना, ये सब आता है। और कौशल में कोई मतलब अच्छा काम कर पाना, कौशल जानती हो। संकेत में कुछ जैसे कि मुस्कुराना वगैरह। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं, तो कुछ कितने स्तर होते हैं, 6 होते हैं। उद्दीपन, कार्य, साइकिल देखी, चलाने चले गए, उस पर नियंत्रण समायोजन करा, स्वभाव में उतारा, आदत बन गई, ऐसे ध्यान रखो। उसके बाद क्रियात्मक की कुछ क्रियात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रत्यक्षीकरण किसने दिए हैं, ये सिम्पसन महोदय के द्वारा दिए गए। तो ब्लूम के लगे, सिम्पसन इनके ब्लूम के लगे, ब्लूम के ये किसके हैं, किसके एक क्रियात्मक से संबंध किसका है, किस विद्वान का है, क्रियात्मक ब्लूम से, ब्लूम का ही। एक और सिम्पसन ने भी दी, जिसमें प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था, इसको ऐसे ध्यान रखो, पवन काज प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्य प्रणाली, जटिल क्रिया, इसको ऐसे ध्यान रखो। शिक्षण के स्तरों के आधार पर 3 तरीके होते हैं, शिक्षण है ना, स्तर के आधार पर 3 तरीके, स्मृति है, बोध, चिंतन। और शासन प्रणाली के आधार पर एक तंत्र, लोकतंत्र, हस्तक। और शिक्षण के स्वरूप के आधार पर कैसा होता है, वर्णन है, निदान है, उपचार, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा शिक्षण और शिक्षण की क्रियाओं के आधार पर ये प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, कार्य ये होता है, मतलब इतने तरीके हो सकता है। और फिर शिक्षण के आधार पर औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक हो सकता है। शिक्षण यहाँ पे कुछ बताया गया है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया, पाठ योजना सूक्ष्म है, आलोचना है, पुनर्योजना, फिर पाठ योजना बनाओ, फिर सूक्ष्म शिक्षण कराओ, फिर आलोचना होगी आपकी, है ना, फिर वापस से ये चक्र शुरू कर दो। उस पर शिक्षण के उद्देश्यों को लिखने की कुछ विधियां होती है, जैसे रॉबर्ट ने इसको 2 विधियां बताई, ज्ञान भाव, ग्रोनलूंड ने 2 बताई, सामान्य विशिष्ट, रॉबर्ट मिलर ने भी कुछ तीसरी विधि बताई, क्रियात्मक उद्देश्यों को, है इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग परिभाषा, टिप्पणी कहते हैं जीवन ज्ञान की विद्यालय की परिभाषा, ठीक है। और सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, जो एलिस ब्रूस और एलन के द्वारा किया गया था। जॉन डीवी बता दिया, टिप्पणी हमारे जीवन काम कहते हैं विद्यालय को, जॉन डीवी विशिष्ट वातावरण कहते हैं, मुद्रण आयोग विद्यालय प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करता है कहते हैं, जेएस रोज के द्वारा सभी इंसानों को द्वारा बनाया जाता है कहते हैं। बालकृष्ण कहते हैं कि विद्यालय जरूरी है, संसद वगैरह नहीं हो तो चलेगा। जॉन डीवी कहते हैं 4 दीवारी के भीतर एक लघु समाज है। तो इस तरीके से हमने सारी बातें पढ़ी। अब हमको 32 तक पढ़ना है, तो हमको इन पेजेस में थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। तो ये हमारे कितने विकास से जुड़े हुए चैप्टर, तो 26 अध्याय और कुछ हमको ये 3 पेजेस हमको यहाँ तक पढ़ने हैं, ठीक है। 32 तक पढ़ना, फटाफट से देख लेते हैं। तो क्या है, देखो अधिगम के सोपान कितने होते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे अपन। अल्टा एस बस, अल्ट्रा होता है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे, अल्ट्रा एस बस। तो देखो यहाँ से अ से कुछ आवश्यकता है, ल से लक्ष्य है, और टी से अपने तत्परता, और ए से अपने अधिगम की स्थिति वगैरह जब, ठीक है। तो इसे अल्ट्रा ध्यान रखोगे। और उसके बाद एस बस ध्यान रखोगे, एस से अनुक्रिया है, और स से समायोजन है, और फिर वी से व्यवहार है, और एस से फिर स्थायीकरण, ठीक है। अनुक्रिया, समायोजन, व्यवहार, स्थायी, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और हिलगार्ड ने एक थ्योरी ऑफ लर्निंग किताब की, अब इसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्मिथ ने थ्योरी ऑफ टीचिंग लिखी है, और कुछ परिभाषा आ जाती है। हिलगार्ड ने अनुकूलन का है, और वुडवर्थ ने अनुभव में वृद्धि का है, क्रोनकर ज्ञान आदत का है, गेट्स ने प्रशिक्षण अनुभव का, स्किनर ने अर्जन में उन्नति कहा है, गिलफोर्ड ने व्यवहार का कारण व्यवहार का, मार्गरेट किंग ने अनुभवों में व्यवहार, अनुभव के कारण व्यवहार में बदलाव का, रिली ने अनुभव से व्यवहार में बदलाव का, पील ने परिवर्तन का है, डेनियल ने शक्तियों और वातावरण की अंतक्रिया का है, और हिलगार्ड ने अनुभवों के कारण व्यवहार में परिवर्तन का है, कोल्बे ने निर्मित व्यवहार अनुभवों के द्वारा सुधार, यही कहा है। कॉनबेक ने अनुभव के कारण ही कहा है, और थॉर्नडाइक ने भी जोड़ने को अधिगम कहा है, उत्तेजना को जोड़ना। ये सबसे अलग, पर जो अलग परिवेश ध्यान रखें, जैसे स्किनर की अलग है उन्नति वगैरह, ये आगे वाली परिवेश थोड़ी, बाकी सब व्यवहार में परिवर्तन कहते हैं।
मर्फी ने आवश्यकताओं की पूर्ति है और पावलो ने आदतों का निर्माण कहा है। और उसके बाद कुछ दृष्टिकोण होते हैं, ये तो कुछ सिंपल से कोई जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ अभिप्रेरणा के लेकर कुछ बातें आ जाती है। अभिप्रेरणा को लेकर स्किनर राजमार्ग कहते हैं, स्टीफन ने कहा सबसे अच्छा साधन होता है स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर, ये अरस्तु का कोटेशन है। उसके बाद परिपक्वता को लेकर गेसेल की परिभाषा इंपोर्टेंट है, जीवाणु का समूचा प्रभाव होता है। उसके बाद कुछ परिपक्वता की परिभाषा, गेसेल का विचार तो बता दिया मैंने आपको, बोरिंग लिंकफील्ड और इनका विचार क्या है कि वृद्धि और विकास। तो बोरिंग है, लिंकफील्ड, वेल्ड, इनका वृद्धि और विकास से संबंध करते हैं। और गेट्स और जर्सी ना, जर्सी गेट पे टांग रही है, इसे ध्यान रखो, ये भी वृद्धि और विकास से संबंधित करते हैं। बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, अधिगम और परिपक्वता में जानते हो, परिपक्वता जो है वो समय के साथ रुक जाती है, अधिगम पूरे जीवन भर चलता ही रहता है। बहुत ज्यादा बहुत मतलब आसान सा अंतर है, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है हमको। और ये बाह्य कारण को प्रभावित नहीं होती जबकि ये अधिगम होता है, वैसे तो होती है लेकिन फिर भी इतना मोटे तौर पर नहीं मानते। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अधिगम के नियम जानते हो, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और संतोष का नियम है। 3 तरीके के नियम होते हैं मुख्य रूप से। तो उसके बाद गौण नियम में बहु प्रतिक्रिया का, आंशिक क्रिया का, मनोवृत्ति का, आत्मीकरण का, साहचर्य परिवर्तन का। इसके अलावा इनके भी उपनियम होते हैं, नवीनता का, प्राथमिकता संबंध का, उत्तेजक का। उसके बाद उपगम तो इतने जरूरी नहीं। यहाँ देखो ये अपने अधिगम के सिद्धांत 2 भागों में बटे हुए, उद्दीपन अनुक्रिया वाले और संज्ञान वाले। उद्दीपन अनुक्रिया 2 भागों में बटा है, एक तो जो पुनर्बल देते हैं, जो पुनर्बल नहीं देते। उसमें जो देते हैं वो कौन से, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलो, हल, मिलर, ये पुनर्बल देते हैं। जो पुनर्बल को नहीं मानते वो कौन है, वॉटसन भी नहीं मानता, गुथर भी नहीं मानता, एस्टर भी मानते और ये नहीं मानते, है ना। अब क्लासिकल यानी पुराने संज्ञान अधिकोण, नए संज्ञान अधिकोण, पुराने वर्धमान, कॉलर, कोफ्ता, यही जो चिंपैंजी प्रेक और पियाजे, टोलमेन, ये थोड़ा लंबे पत्ती थे। उसका जो नए संज्ञान अधिकोण है थोड़ा बी से है ना वो सारे, तो जैसे ब्रुनर, बांडुरा, बेल से, बिंड्रा है, उसुबेल, ये सब। अधिगम के व्यवहारों निमित्तवादी सिद्धांत की देखो, व्यवहारों सिद्धांत क्या होता है यहाँ सब बताया गया है। व्यवहारों सिद्धांत में आपके वातावरण को मतलब कि बाहर के वातावरण को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, हम वंशानुक्रम को महत्व नहीं दिया जाता, मशीन मान लिया जाता है हमको। एक प्रमुख विचार है कि इसके ये है, थॉर्नडाइक, हल, स्किनर, मैकडूगल, पावलो, गुथरी, पिसोली, ये सब। और उनके सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिए गए सिद्धांत आ जाते हैं। प्रयास और त्रुटि को सिद्धांत को पढ़ेंगे, 32 देखना ना हमको, तो 2 पेज और पढ़ने हैं हमको। हमारे पास चलो अभी तो हमारे पास इनफ समय है, तो फटाफट से देख लेते हैं। देखो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, मंद का सिद्धांत, हर्षवर्धक का सिद्धांत, परिश्रम का सिद्धांत, आशा थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत नाम से जाना जाता है। एनिमल इंटेलिजेंस 98 लिखी थी, बुक रिव्यू प्रयोग करा था। और इसकी उपयोगिता अपन जानते हैं, मंद बुद्धि, प्रेरणा के लिए, क्रमिक के लिए, धैर्य के लिए, गणित के लिए, अनुभव से लाभ उठाने के लिए, पश्चिम यानी पीछे की गलती को सुधारने, पश्चिम दृष्टि के लिए, पीछे गलती को सुधारने, कौशल सीखने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए, ड्राइविंग, परिश्रम, आर्किटेक्ट, ये सब। इनकी कमियां क्या है, यांत्रिक मानती, बाह्य प्रेरणा की जरूरत है, इसका तत्व खास जरूरी तो नहीं, देख लेते। प्रेरणा, बाधा, निरर्थक और व्यर्थ अनुक्रिया को दूर करना, सफलता, सही अनुक्रिया की स्थापना, ये इसके कंपोनेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब पावलो के सिद्धांत पे इसके उपनाम क्या क्या, तो पारंपरिक है, प्राचीन है, संबंध प्रतिक्रिया, क्योंकि बन जाता है ना इसमें, क्लासिकल, शास्त्रीय अनुबंधन है, प्रतिवादी अनुबंधन है, प्रतिस्थापित। देखो एक तो पुरान प्राचीन है, इस वजह से प्राचीन से जुड़े हुए प्राचीन है, देन शास्त्रीय है, देन क्लासिकल है, ये सब प्राचीन किया जाते हैं। उसके बाद कुछ उद्दीपन पहले दिया जाता है, तो उद्दीपन अनुबंध है, और एस अनुबंध अनुक्रिया जाता है, अनुक्रियात्मक अनुबंध, उद्दीपन, साहचर्य। और फिर अपने साहचर्य से मिलते हुए एक तो ये साहचर्य वाला नाम आ जाता है, और इसके अलावा एक ये संबंध प्रतिक्रिया आ जाता है। और फिर पी से ध्यान रखेंगे तो प्रतिवादी अनुबंध आ जाएगा, और एक और हमारा प्रतिक्रियात्मक अनुबंध आ जाएगा। इस तरीके से पी3 ध्यान रखना, प्रतिस्थापन। तो इस तरीके से हमने कुछ नाम तो पुराने हो जाते हैं, कुछ नाम हमारे पी से आते हैं। इस तरीके से हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो पावलो, इवान पेट्रोविच पावलो, ये ये गोचर के पितामह माने जाते हैं। और ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ज्यादा कुछ नहीं। ये पहले जब आपका अनुबंध नहीं बना, ये तब बन रहा है, जब ये बन गया तब उसके बाद की प्रोसेस है। पहले आप सिर्फ भोजन दोगे तो बच्चा मतलब कोई कुत्ता घंटी की लार गिराएगा, और यहाँ घंटी और दोनों दोगे तो भी कुत्ता लार भोजन को देके गिरा, लास्ट में घंटी के कारण गिराने लग जाएगा। ये अनुबंध हो गया। और अनुबंध के प्रकार 4 तरीके, सह, विलंब, पश्य और ये 4 अवशेष। और सबसे अच्छा विलंब वाला होता है ना, क्योंकि थोड़ी सी देर बाद घंटी बजाने की थोड़ी देर बाद भोजन दिया जाए, सबसे अच्छा तरीका होता है। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ऐसे अनुबंध बनाने वाले को कौन कौन सी चीजें, बस ये लास्ट पेज है, कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है। तो आप प्रेरक प्रभावित करते उत्तेजना, मतलब भोजन और घंटी एक साथ कैसे जुड़ेंगे, तो इसको कौन कौन सी बातें प्रभावित करती है। आयु करती है, आपको विलोप करता है, सामान्यकरण करता है, विभेद, आपको बुद्धि करती है, आपको लिंग करता है, आपको मानसिक स्वास्थ्य करता है, नियंत्रित वातावरण करता है, आसपास कोई होना नहीं चाहिए, मतलब परेशानी नहीं, दिक्कतें नहीं आनी चाहिए इसमें। और उत्तेजकों की पुनरावृत्ति कितनी बार कर रहे हो, सब साथ साथ उत्तेजकों के संबंध का प्रभाव ज्यादा, प्रेरक का प्रभाव, तो ये सारी चीजें प्रभावित करती है। पावलो की विशेष बात है क्या, उत्तेजना का नियम है, आंतरिक अवरोध का नियम, बाह्य अवरोध का नियम, ये सारी इसके सिद्धांत में जुड़ी फैक्चुअल बातें। उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपन का क्रम है, देन उद्दीपक सामान्यकरण, देन विभेदन, उच्च कोटि अनुबंधन, ये सब क्या बातें हैं। देखो इसमें कहते हैं कि कुछ उत्तेजन का नियम, मतलब हम उत्तेजित होते हैं अगर घंटी के साथ, अगर भोजन की घंटी के साथ और कुछ भी दिया गया तो उसके कारण आंतरिक अंतर्लोप का मतलब आप बंद कर देते हो गिराना, है ना, लार गिराना बंद कर देते हो, विलोप कर देते हो। और बाह्य अवरोध यानी कोई 2-3 घंटे साथ में सो रहे हैं तो बाह्य अवरोध हो गया। उद्दीपन स्वाभाविक उद्दीपक का क्रम सही होना चाहिए, मतलब पहले घंटी और फिर भोजन दो। और उद्दीपक सामान्यकरण तीनों घंटियों में अंतर नहीं कर पा रहे, विभेदन अंतर कर लेते हो। उच्च कोटि अनुबंधन, और कुछ उस व्यक्ति के आने से ही आप चहलकदमी से ही आप लार गिराने लग गए,
स्वतः पुनर्लाभ आपने बंद कर दिया था, लेकिन अचानक से घंटी बजती है और आप एक दिन लार गिरा देते हो। और आवासीय अनुबंधन में कुछ खास नहीं है, जैसे कि आप अचानक से एक दिन लार गिराने लगे, है ना, पहले किसी अनुभव के कारण। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये लड़कियों में ज्यादा होता है, बच्चों में भी ज्यादा होता है और संपूर्णता पर आधारित होता है। इसके प्रकार एक नकारात्मक, ये भी इंपॉर्टेंट, सकारात्मक नकारात्मक। एक तो सकारात्मक मतलब घंटे भोजन या नकारात्मक मतलब मान लो बिजली का झटका लगता, तो ये इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावलों में बुरी आदतें छुड़ाने में इसका प्रयोग होता है। देखो आते मानसिक रोगी सहायता सामग्री, कदाचारी समाज जो बुरे बच्चे होते हैं उनको ठीक करने के लिए, व्यवहार में भाषात्मक विकास करने, भाषा को देखो लैंग्वेज सिखानी तो भी इम्पोर्टेंट है। एक तो बुरी आदतों को छुड़ाने में, लोग सही बच्चों को सही करने में, है ना, ये सब। और सहायक सामग्री थोड़ा सा भाषा में और टीचिंग लर्निंग मटेरियल में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आईपी और इसकी विशेष बातें क्या है, देखो कि 4-5 सेकंड बाद या फिर 400-500 मिली सेकंड के बाद अगर भोजन दोगे तो ठीक रहेगा। और इसमें और है कि इसमें सहायक तंत्र पुनरावृत्ति को महत्व, ये ना रिपीटेशन को महत्व मानते हैं। बार बार इसे साथ साथ करोगे तो बच्चा सीख जाएगा, तो रिपीटेशन को महत्व मानते हैं। फिर भी कहते हैं कि ये अस्थायी, अगर रिपीटेशन थोड़ा, क्योंकि विलोप की बात करते हैं ना कि रिपीटेशन थोड़ा तो वो फिर भूल जाएगा, तो ये रिवीजन को भी महत्व देते हैं। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 32 तक अच्छे से पढ़ लिया। तो अब पढ़ेंगे अपन कुछ, तो ये अपने 10 मिनट के दरमियान ही हमारा पूरा हो गया, ठीक है। तो चलो अब इस तरीके से हमने यहाँ तो अच्छे से देख लिया, ओके। तो अब अपन नेक्स्ट वाला स्लॉट लेंगे, ओके।